अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली के सफर में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं बड़ी तब्दीलियों के हवाले से। आपको इस वक्त अपडेट करें, बड़ी अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा और चेयरमैन एफबीआर डॉक्टर जहांजेब को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। एक बड़ी खबर है कि चेयरमैन एफबीआर और को जो है इस वक्त बरतरफ कर दिया गया है। आज न्यूज के नुमाइंदे अशफाक मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक मुगल, बड़ी तब्दीली की इस वक्त खबरें आ रही हैं और अपडेट कीजिएगा। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एफबीआर तब्दील कर दिए गए, बरतरफ कर दिए गए। जी बिल्कुल, इक़्तिसादी टीम में तब्दीलियां एक ऐसे वक्त में की गई हैं हुकूमत की तरफ से जब बजट जो है उसको सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं पेश करने में। इसके साथ साथ जो है IMF का वक्त जो है पाकिस्तान में आया हुआ है और उसने बेल आउट पैकेज पर उसके साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। तो ऐसे वक्त में 2 अहम जो इक़्तिसादी टीम के 2 अहम अरकान हैं उनकी जो बरतरफी की खबरें आ रही हैं और ये बताया जा रहा है गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को ओहदे से हटा दिया गया है। बारे में भी कहा उनके ओहदे से हटा दिया गया है। तो बजट की तैयारी में इन दोनों जो शख्सियात का जो अहम किरदार होता है, जितने भी टैक्सेस लगाने होते हैं उसकी डिटेल से उसका जायजा लिया जाता है। फ्रीकैन के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए जाते हैं। वज़ीर आज़म को इस पर ब्रीफिंग दी जाती है, वज़ीर ख़ज़ाना को भी ब्रीफिंग दी जाती है कि कौन सा टैक्स उसका क्या इम्पैक्ट आएगा इकॉनमी पर। और एक ऐसे वक्त में जो है वो चेयरमैन एफबीआर को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं, जबकि एक गवर्नर स्टेट बैंक को का भी जो है वो IMF के साथ जो मुज़ाकरात का अमल होता है उसमें बड़ा अहम किरदार होता है। और उनको जो गवर्नर होते हैं वो बताते हैं IMF की टीम को कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर को या मॉनेटरी साइड को किस तरफ लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है। तो उनको भी एक ऐसे वक्त में हटाया गया है जब जो है IMF का वक्त जो है वो पाकिस्तान यहाँ पर मौजूद है। तो ये कोई इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने इन दोनों शख्सियात को जो है उनके ओहदे से हटा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक मुगल, आप इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हुकूमती और अपोजिशन की टीमों में बड़ी बड़ी तब्दीलियों की लहर इस वक्त जारी है। आज मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने भी बड़े फैसले कर लिए। शाहिद खाकान अब्बासी को अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के सीनियर नाइब सदर होंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज को पहली बार पार्टी में ओहदा दिया गया है। और अब मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के 16 नाइब सदूर में से एक होंगी। इन नाइब सदूर की फहरिस्त में हमजा शहबाज भी शामिल हैं। लेकिन जब से ये खबर आई है सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। पूरी आज की डेवलपमेंट है और लेट इस वक्त जो डेवलपिंग स्टोरी है बिलखुसूस गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एफबीआर को बर्खास्त किए जाने पर ये तमाम सूरत हाल किस तरफ जा रही है हमें ज्वाइन किया है। हमें बात करेंगे लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी साहब। इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी साहब ने। और साथ ही साथ मुजीब अहमद ब्यूरो चीफ कोयटा भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे। मुजीब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फरजाना अली ब्यूरो चीफ पेशावर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तारिक चौधरी साहब, ये इस वक्त इख्तिदार की राहदारियों में बड़ी तब्दीलियां दोनों तरफ हम देख रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर लें जरा गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन एफबीआर की माफ कीजिएगा इनकी तब्दीली की एक ऐसे वक्त में कि जब IMF से आपके मुज़ाकरात जो हैं वो बिल्कुल फाइनल होने के करीब है और एक ऐसे वक्त में जबकि 2 से 3 हफ्ते में जो है आपने बजट भी पेश करना है। क्या कहेंगे तारिक चौधरी साहब? देखिए, मैं इस वक्त जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे रिपोर्टर इस खबर को ब्रेक कर चुके हैं, लेकिन ये जो तब्दीलियां हैं 2, इनके बारे में हम गुज़श्ता 15-20 दिनों से सुन रहे थे। और जब असद उमर साहब अभी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना थे उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि जब भी तब्दीलियाँ आएंगी तो उससे पहले जो चेयरमैन एफबीआर हैं और गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनकी तब्दीली का इम्कान था। और ये इस बात पे डिस्कशन हो रही थी। जो कि आपको पता है कि जो एफबीआर है उसके बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है खासा डिस्प्लेयर शो कर चुके थे, क्योंकि वो अपने टारगेट जो है रेवेन्यूज़ के उसको हासिल करने में कामयाब नहीं रही है। तो अब थोड़ी देर पहले ये इतला आई है
कि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है। देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब इस पर आता है, फिर कब नए जो है वो इन उर्दों पर तकर्रियाँ होती हैं। हमारी इत्तला ये है कि सोमवार तक इस पर नई तकर्रियाँ जो हैं हो जाएंगी। आज भी आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कुछ मीडिया पर्सन की मुलाकात थी, खासा बड़ा लंबी चौड़ी मुलाकात थी, उस पर हम ज़ाहिर बात भी करेंगे आज। उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बहुत सी तब्दीलियाँ जो हैं वो हो सकती हैं, चूँकि उनका बुनियादी काम जो है वो गवर्नेंस देना है, उनका बुनियादी काम डिलीवरी देना है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगले 1-2 रोज़ में ही कुछ तब्दीलियाँ मतवक्को हैं। तो वो ज़ाहिर है सियासी तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं और जो इक़्तिसादी और जो डेमोक्रेटिक टीम है उसमें भी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो तब्दीलियाँ हैं मतलब इसलिए भी हैं कि जब नई टीम का नया सरबराह आता है, नए मुशीर ख़जाना आए हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो अपने साथ अपनी टीम भी लाएंगे। ये भी एक नेचुरल बात है कि जो अहम तरीन जो कंपोनेंट है वज़ारत ख़जाना में, जो उनके विंग्स की तरह काम करते हैं, वो स्टेट बैंक है और फिर साथ उसके ये FBR है। तो ये तब्दीलियाँ मेरा ख्याल में मतलब थी, कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है जी। लेकिन जाहिर है कि जो गैर मामूली बात है वो टाइम को लेकर है। ये बड़े क्रूशियल इस वक्त टाइमिंग्स है। क्या कहेंगे अनवार हाशमी साहब, एक ऐसे वक्त में जब IMF, जाहिर है कि जब वजीर खजाना गए थे तो उस वक्त यही बात हो रही थी कि IMF से डील अब किस तरीके से होगी, नए सिरे से होगी, क्या इश्यूज होंगे, और वो लोग जो कि हर उसमें मौजूद रहे IMF से डिस्कशन में, हमारे गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR, तो कितना क्रूशियल है ये इस वक्त इनका हटाया जाना। देखिए, जब भी कोई तामीर होती है तो तखरीब होती है, और जब भी कोई नया पाकिस्तान बनता है या नई बिल्डिंग बनती है तो पहले ढांचा गिराया जाता है। तो ये जो मरला है ये ढांचा गिराए जाने का है। और जब आप पूरी नए पाकिस्तान की बिल्डिंग जो है जब नहीं खड़ी हो पा रही थी, बुनियादों के लिए या ग्रे स्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं था, तो उसके लिए आपने IMF से रजू किया। तो हमने तो जो माजी में 2 मिसालें स्टडी की हैं कि जब IMF आपको दोबारा ढांचे के लिए पैसा देगी, कर्जा देगी, तो एक मुइन कुरैशी को जब भेजा गया था निगरान वजीर आजम के तौर पे, तो उसे IMF का रिकवरी ऑफिसर कहा जाता था। दूसरे वजीर आजम आए थे शौकत अजीज, तो उस वक्त भी बिल्कुल इसी करीब के दिन इदारों से, इक्तिसादियात से या खजाना से वाबस्ता थे, उनको इसलिए तब्दील कर लिया गया था कि वो बहुत ही सीजन्ड किस्म के ऑफिसर्स थे और वो इस तरह की समरियां जो है वो तैयार करने के लिए राजी नहीं थे। तो उसके बाद उन्हें हटा दिया गया था या उनसे रिजाइन ले लिया गया था। तो मेरा तजर्बा तो जाहिर है हमें हर वक्त शक ही रहता है जिस अंदाज से हम गुलामी की जिंदगी गुजारे और कर्जों की। तो अभी तक इस मरले पे बिल्कुल, जबकि चंद दिन रह गए हों, बजट की तैयारी में भी इस तरह की तब्दीलियां शकूक व शुबहात पर मबनी है। पेट्रोल की कीमत भी आप अभी डिस्कस करेंगे, उसको भी आप देख लेंगे। तो ये सूरत हाल कोई तसल्ली बख्श या मुस्बत तब्दीली इसको नहीं, तसल्ली बख्श नहीं है इस वक्त। क्या कहेंगी फरजाना, इस वक्त जो इंतहाई बड़ी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं, इन हालात को देखकर, इस मौके को देखकर, और फिर ये कि जो पार्टी का जो नारा है, जो पार्टी मैनिफेस्टो था, जो मंशूर था, जो आवाम से वादे किए गए थे, वो अब आप किस तरीके से समझ सकती हैं कि नई टीम जो है वो उसको लेकर चलेगी? देखिए खान साहब, पिछले अगर आप एक हफ्ते के उनकी स्पीचेस उठा के देख लें तो उसमें आपको नजर आएगा तो उन्होंने कबायली अजला में वो स्पीचेस की या मुख्तलिफ जो फंक्शन थे, तकरीबात थी, उनको उन्होंने अटेंड किया और उसमें उन्होंने तकरीरें की। तो उसमें एक चीज उन्होंने बड़ी वाज़ेह तौर पर कही और इशारे भी दिए कि तब्दीली को के इस सफर को वो जारी रखेंगे और उसका बुनियादी मकसद जो होगा वो इस कौम की भलाई होगा, इस मुल्क की भलाई होगा और माशी जो हालात है उसको मुस्तहकम होगा। ये उनका कहना था और वो उसको बड़े यकीन से कहते थे। और इस सिलसिले में अगर आप देखें ना, पख्तूनख्वा में भी आए या और जई में भी गए तो वो न सिर्फ अपनी जो काबीना है वफाक की उसके हवाले से भी इशारे देते, बल्कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा आते तो हमारी जो CM है उनको भी कहते थे कि आप भी इन चीजों को देखें और काम होना चाहिए, बंदों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आप तब्दील भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि उनकी तब्दीली का जो एक नारा है, उसके साथ साथ वो हालात की बेहतरी के लिए लोगों को भी तब्दील करने के हक में भी दिखाई देते हैं और उन्होंने एक आदत भी बना ली है कि हमें बंदे इम्पोर्टेंट नहीं है, काम इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आपने कही कि अब आगे क्या होगा।
अब आप देखें, जाहिर है आप पेट्रोल की कीमत पर भी बात करेंगे, इशाई खुर्दनोश की कीमतों पर भी हम बात करेंगे। आज और पिछले एक हफ्ते से मेरे रिपोर्टर्स या हम जब फील्ड में जाके बात करते हैं लोगों से, और हम मुसलसल महंगाई पर और इन इश्यूज पर बात कर रहे हैं लोगों से, लोग आपको बड़े डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। रमजान सर पे है, परेशान वो इस बात से हैं कि वो रोजा कैसे अफ्तार करेंगे। ठीक, आप चाहे सब्जी या मुख्तलिफ चीजों की कीमतें देख लें, एक मामूली सी भी जो सब्जी है वो भी अब उनकी कुव्वत खरीद नहीं रही उसको खरीदने की, और जितना पेट्रोल अब हो गया उससे अब रखते हैं जरा इस बात को रखते हैं। मुझे ये जो बात की जा रही है तब्दीली जाहिर है कि वो डिलीवर करने से मशरूत है, और डिलीवर जो करना है वो आवाम के रिलीफ के हवाले से, क्योंकि आवाम ने जो वोट दिए थे, आवाम ने जो हुक्मरानों को मुंतखब किया था या जो भेजा था, वो अपने रिलीफ के लिए, अपनी जिंदगी में आसानियों के लिए। आज पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने है, जिस तरीके से ईसीसी ने मंजूरी दी है यकदम जो है उसमें 9 रुपए फी लीटर इजाफे की, तो क्या एक आ रहा है वहां के लोगों के जहनों में, ये आवाम कबूल करने को तैयार होगी? पहले तो इस तब्दीली के हवाले से जो बड़ा फैसला आया है अभी गवर्नर, स्टेट बैंक और एफबीआर, ये मुतवक्को था और ये बरवक्त भी है। अगर इसको इस तनाजुर में देखें कि हफीज शेख आ गए थे और 10-12 रोज में उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, और जब आप IMF की टीम के साथ बैठेंगे तो वो अपने चेयरमैन गवर्नर स्टेट बैंक और अपने चेयरमैन एफबीआर के साथ बैठेंगे और वो लोग वही कुछ पेश करेंगे जो हफीज शेख चाहते हैं। इसलिए ज्यादा तवक्कुआत ये हैं कि IMF के साथ आप मामला तय पा जाएंगे, क्योंकि 10-12 दिनों में ग्राउंड वर्क तमाम मुकम्मल हो चुका है। जहाँ तक इस तब्दीलियों से महंगाई में इजाफा है, तो फैसल वाडा कह ही चुके हैं कि अवाम तो 200 रुपए लीटर भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि चीखें तो उनकी पहले ही निकल रही थी, अब 108 रुपए अगर पेट्रोल हो जाएगा तो रमजान में और चीजों की महंगाई किस नैज पर जाएगी, वो तो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि इस वक्त भी लोग सख्त अजाब में मुब्तला हैं। कोई बुनियादी अशिया ऐसा लग रहा है कि उनको पर लग गए कीमतों को। इवन गरीब से गरीब आदमी की पोजीशन ये है कि वो अब सब्जी खाने से के लिए भी तरस गया है, क्योंकि रेट इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। और अब 108 रुपए पेट्रोल होगा तो इसका इम्पैक्ट भी सीधा उस पे जाएगा, और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कब तक ये खामोशी रहेगी, ये ज्यादा अरसे रहेगा नहीं। अगर इस तरह कीमतों का महंगाई बढ़ती रही तवातुर के साथ, तो फिर नतीजा लोग सड़कों पे ही आएंगे। अब लोग से सोच रहे हैं शायद ईद तक ये नौबत आ जाए कि लोग सड़कों पे आ जाएं, क्योंकि जब 108 हुआ है तो ईद तक ये फिर 150 तक भी पहुंच सकता है। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, और ब्रेक के बाद ये जो प्राइसेस हैं आज किस तनाजुर में इजाफा हुआ, और जब खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तो उस बारे में उस वक्त उनके क्या रुझानात थे, उनका क्या कहना था, और उस वक्त खाम तेल की कीमतें वगैरह। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख की सरबराही में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई, और 9 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा 108 रुपए फी लीटर पेट्रोल हो जाएगा। इसकी मंजूरी के बाद, इसके इतलाक होने के बाद, इसके नाफिज होने के बाद आज वजीर आजम इमरान खान साहब का एक पुराना ट्वीट, ज्यादा पुराना नहीं, ये बात है 28 फरवरी 2018 की, उनका एक ट्वीट जो है हमें बड़ा याद आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं, याद रहे कि 28 फरवरी 2018 जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था तो खान साहब बड़े उस पर जो है वो चिराग पा हुए थे, और उन्होंने कहा कि इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके एक बार फिर अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया है। कितनी शर्मनाक बात है कि हुकूमत ताकतवरों से टैक्स वसूल नहीं करती और शरीफ फैमिली और उनके हवारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कौमी वसाइल को लूटने की इजाजत दे रखी है। वंस अगेन 28 फरवरी 2018। अब आपको मैं बताता हूं कि 28 फरवरी 2018 को जो है पेट्रोल की कीमत कितनी थी, 82 रुपए फी लीटर पेट्रोल था, जो आज 108 रुपए जिसकी मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ
वजीर खजाना ने अब से थोड़ी देर पहले जो है कहा कि हुकूमत इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ज़ाहिर है कि वो लिंक होती है हमारी ऑयल की कीमतों से, पेट्रोल की कीमतों से, उसको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती, इस वजह से लामहला हमें बढ़ाना पड़ रहा है। तो नाजरीन, 28 फरवरी 2018 को जो ऑयल प्राइसेस थी इंटरनेशनल मार्केट में वो $63 फी बैरल थी, जो आज $71 फी बैरल है, यानी सिर्फ उसमें $8 फी बैरल का इजाफा हुआ। नाउ चूंकि हम ऑयल खरीदते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं और ये इंपोर्ट डॉलर में होती है, तो उस वक्त यानी फरवरी 2018 में डॉलर था 110 रुपए 50 पैसे का, जो आज 141 रुपए है। ये तो आपकी हुकूमत में जरूर हुआ कि डॉलर जो है 31 रुपए महंगा हुआ। अब जाहिर है कि जो डॉलर जिस तरीके से महंगा हुआ तो उसका खमियाजा जो है पाकिस्तानी अवाम इस महंगाई की सूरत में भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी। 2012 में भी हमने देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के बाद जो पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में 108 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई थी, और हैरत अंगेज बात है कि उस वक्त भी हमारे वजीर खजाना जो हैं वो अब्दुल हफीज शेख साहब ही थे। लेकिन उस वक्त की जो मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस $111 थी, जो आज $71 है। इसका मतलब है कि तकरीबन $40 की जो है वो कमी है, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने मैनेज किया। आज हम देख रहे हैं कि ये सूरत हाल हमारे काबू से बाहर है। जिस तरीके से मैनेज इस वक्त किया जा रहा है, और ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक टीम जो है वो पूरी चेंज हो गई। तारिक चौधरी साहब, क्या कहिएगा, आज अवाम जो है अब किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, दीगर अपोजिशन पार्टीज किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगी? क्योंकि पेट्रोल की कीमत आपने बढ़ा दी तो समझा आपने महंगाई का एक तूफान बपा कर दिया। देखिए, मुख्तलिफ दो तीन बातें। एक तो ये है कि ये जो कीमतें बढ़ाने का तरीकाकार है, इस पर हम बचपन में आप और भी हम सब हॉकी के मैच देखा करते थे, तो कमेंटेटर कहता था कि समीला से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीला, और ये गोल हो गया। अब हुआ ये है कि उस दिन वफाकी काबीना के इजलास में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि समरी आई है 14 रुपए बढ़ाने की, हमने उसको मंजूर नहीं किया और हम इसको भेज रहे हैं ईसीसी के पास। आज ये समरी ईसीसी के पास आई। ईसीसी ने बड़ा एहसान किया आप पर, मेरे ऊपर, पूरे मुल्क के 22 करोड़ आवाम पर, कि वो 14 की बजाय 9 रुपए की रिकमेंडेशन कर दी, और अब कहा कि एक मरतबा फिर ये बाल कलीमुल्लाह के पास जाएगी, यानी मंगल के रोज काबीना के पास जाएगी, और काबीना फैसला के होगा क्या कि 9 रुपए की बजाय 6 रुपए या 7 रुपए की कीमत बढ़ाई जाएगी, और फिर हम सबसे कहा जाएगा कि तालियां बजाएं, कितना खूबसूरत फैसला हुआ है कि बोझ जो है वो 14 की बजाय 6 रुपए का पड़ा है। हालांकि ये बात जो है वो छुपा ली जाएगी या लोगों को बुलाने की कोशिश की जाएगी कि पिछले 2 महीने में एक मरतबा 4 रुपए और एक मरतबा गालबन 3 रुपए या 4 रुपए, यानी 8 रुपए पेट्रोलियम प्राइसेस कीमत में पहले बढ़ चुका है, और अब अगर जो 6-7 बढ़ेंगे या 9 रुपए बढ़ेंगे तो 15 रुपए जो है कीमतों में इजाफा हो चुका होगा। अब जो आज हफीज शेख साहब ने फरमाया, जो आपने कोट किया कि इंटरनेशनल मार्केट में, देखिए 2 मई से अमेरिका ने ईरान से तेल खरीदने पर जो इस्तिस्ना दिया हुआ था 8 बड़े सनती मुल्कों को, वो ख़त्म हो गया। ये ठीक है, बात दुरुस्त है, और उसके नतीजे में पेट्रोलियम की मार्केट में क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। लेकिन ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका ने उसके मुतबादल के लिए वेनेजुएला और सऊदी अरब को पहले से तैयार किया हुआ था। लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि क्राइसिस आ भी गया मार्केट में, तो आज जो पेट्रोल हम खरीद रहे हैं या जो आज पेट्रोल हमारे पास आना है, उसके तो हमने ऑर्डर 3 माह पहले दिए होते हैं। जो कीमत आज बढ़ती है उसका इम्पैक्ट तो 3 महीने बाद आता है। तो ये बातें तो हमारे जैसे जो नीम जाहिल हैं और सेमी लिटरेट हैं इकोनॉमी के बारे में, उनको भी पता है। तो उनको चाहिए हफीज शेख साहब को कि बजाय लोगों को इस तरह से गुमराह करने के, एक मरतबा फैसला कर ले। और एक बहुत ज़हीन और हमारे एक बहुत पॉपुलर जो वजीर हैं, खुद BMW में घूमते हैं कराची में, और वो हैवी बाइक्स पे घूमते हैं, उन्होंने कहा जनाब प्राइम मिनिस्टर, लोग तो 200 रुपए लीटर भी लेने के लिए तैयार हैं, बस आप हिसाब करें। तो जब उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है, जब वो समझते हैं कि अवाम मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हैं कि वो 200 लीटर पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे, तो एक मरतबा बढ़ा दें। ये सब अनवार हाशमी साहब, ये तो एक बात हुई कि ज़ाहिर के 3 महीने बाद का लैग होता है। 3 महीने पहले इतनी प्राइसेस नहीं थी। दूसरी चीज हम सुन रहे थे, चीन से, सऊदी अरब से ऑयल डेफर पेमेंट की, 3 साल का मौखर तेल की अदायगी होगी, तो वो सारी चीजें, क्या उसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा? तालियां तो बड़ी बड़ी बजाई गई थी उस वक्त। सारी बात दुरुस्त है। आप जो अपने इसके एंट्रो में जो तफसीलात बता चुके हैं, अगर उसका दोबारा आप रिजल्ट निकालें
तो वो इमरान खान की गवर्नमेंट को भी पता है, वफाकी वज़रा को पता था। 30 अप्रैल को उन्होंने एक दफ़ा रिजेक्ट किया ये कि रमज़ान से पहले अवाम पे ये बोझ ना डालें, क्योंकि उन्हें मार्जिन पता था कि हम इस पे प्रॉफिट कितना ले रहे हैं। ये आम पब्लिक को नहीं पता, आपको पता है, क्योंकि जब आप इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो उसी का आप हिसाब लगा लें कि जब आलमी मंडी में एवरेज आप निकालते हैं बैरल के हिसाब से तो फिर कोई 58 रुपीज़ आपको लीटर पड़ता था, तो आप 99 रुपीज़ में बेच रहे थे। 41 रुपए के मार्जिन में से आप 4.5 रुपए का प्रॉफिट या मार्जिन गवर्नमेंट अपने खजाने के लिए रख रही थी। और पिछली गवर्नमेंट पे जब इमरान खान तनकीद किया करते थे तो उस वक्त गवर्नमेंट 50 पैसे से लेकर ₹1.37 तक मार्जिन अपने पास रखती थी। तो ये मौजूदा गवर्नमेंट ने जो जुल्म किए, अभी आप कल बैठ के कैलकुलेटर लें तो आपको पता चल जाए कि ये 4.5 रुपए से 5.5 रुपए का मार्जिन अब गवर्नमेंट रख रही है। डेवलपिंग कंट्रीज रखते हैं, बहुत कम रखते हैं, क्योंकि उनके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला होता है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती नहीं है। तो यही इमरान खान की गवर्नमेंट इसी काम में लग गई है कि सारी चीजें अभी से जो है वो आवाम से लेके बजट तैयार कर रही है, आपके सामने है। अदरवाइज कोई इशू नहीं है कि अगर आप 4 रुपए का गवर्नमेंट मार्जिन छोड़ दे तो फिर भी आप जो है बहुत मुनासिब कीमत पे कई माह तक जो है वो ठहराव आ सकता है। असल इशू ये है फरजाना, अब ज़ाहिर के बजट आना है, फरजाना बजट आना है और ज़ाहिर के वो भी एक कौम को तैयार रहना चाहिए बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए। अब हम ज़रा आते हैं अपने प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और आज जो तब्दीलियां की गई हैं नून लीग ने तंजीम नौ की है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो सीनियर नायब सदर और साथ ही साथ एहसन इकबाल साहब जो हैं उनको जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया और मरियम नवाज बीबी जो हैं वो पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट्स की फहरिस्त में एक इजाफा है, जिसमें हमजा शहबाज, हमजा शरीफ, परवेज रशीद, राना तनवीर, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, मिफ्ता इस्माइल, आबिद शेर अली और मोहम्मद जुबैर भी शामिल हैं। और जो बड़ी बात हुई वो ये कि ऑपोजिशन लीडर के उससे भी उन्होंने जो है वो माजरत कर ली। अब ज़ाहिर के राना तनवीर के नाम पे हुकूमत जो है वो इस वक्त उनको कबूल नहीं है चेयरमैन PAC। क्या सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? अब आप इस पॉलिटिकल साइड पे अगर आ जाए महंगाई से निकलकर। देखिए, जिस तरह महंगाई की हालत खराब है, इसी तरह सियासी पार्टियों में भी अगर आप मसाइल इस वक्त बहुत ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं और खुसूसन मैं आपको ये बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में हम करें ना तो हमें दूर दूर तक नून लीग का कोई नजर नहीं आता। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि इस वक्त नून लीग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। 2-3 लोग हैं जो कि जाहिर रहने के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं कि उनका नाम रहे, खबरों में वो रहे, इसी तरह असेंबली में भी रहे। बाकी आपने ये जो वफाक की सतह पर बात की या फिर पंजाब की सतह पर बात की या ओवरऑल नून लीग की बात की, तो उसमें उनके साथ पहले भी क्या हुआ था, अभी भी क्या हुआ था। हम कुछ लोगों से यहाँ पर नून लीग के लोगों से बात कर रहे हैं तो वो हमें बड़े मायूस दिखाई दिए हैं। मैं आपको पख्तूनख्वा के हवाले से बता रही हूँ कि नून लीग के लोग वो हमें मायूस दिखाई दिए और उनको समझ नहीं आई कि पार्टी में असल में क्या हो रहा है। मतलब एक्चुअल सिचुएशन होती है वो भी यहाँ को वर्कर तो बहुत दूर की बात है, पार्टी लीडर्स को समझ नहीं आई। ठीक है मुझीब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी सूरत-ए-हाल को? फरजाना, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, उसको हम सही करने की कोशिश करेंगे। मुझीब, आप बताइए इस बदलती हुई फिजा को कैसे देख रहे हैं आप? इमरान शहबाज शरीफ की जानिब से ये जो नए अहदेदारों का ऐलान किया गया, इसके लिए इंतजार किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जब नवाज शरीफ की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई और उन्हें ये क्लियर हो गया कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे और उन्हें जेल जाना होगा, तब उन्होंने ये अहदेदार अनाउंस किए। और इन तमाम लोगों को आप देखेंगे तो ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए को लेके आगे चलते रहे हैं। और अब भी ये जाहिर हो रहा है कि अब शहबाज शरीफ ने वापस जो गेंद है वो नवाज शरीफ के ग्रुप के पास फेंक दी है ताकि वो इस एग्रेसिव मोड को आगे बढ़ाएं। अब वो जो खामोशी वाला दौर था नून लीग का, अब वो शायद खत्म होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जितने भी लोगों को आगे लाया गया तमाम लोग एग्रेसिव रहे हैं और अब भी रहेंगे। और जो शहबाज शरीफ का बयानिया था वो तो आगे चल नहीं पाया, इसलिए अब नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा और एग्रेसिव मोड में चलेगा। अब ये जो सूरत पैदा हुई है इसमें वाज़ेह हो गया कि अब नून लीग लड़ाई की तरफ जाएगी, क्योंकि नवाज शरीफ के बच निकलने के रास्ते तो तमाम खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और
आगे फिर मरियम नवाज के केसेस भी हैं, इसलिए अब इन्हें एग्रेसिव मोड की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना यह है कि क्या वाकई अफाम तफहीम जिसके अलंबरदार शहबाज शरीफ जो है हुआ करते हैं, उनके हवाले से कहा जाता है कि वो जो है वो माइल्ड पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, क्या अब नवाज शरीफ का बयानिया जो कि काफी एग्रेसिव मोड में हुआ करता था दोबारा वो आ रहा है पार्टी की तरफ? हमारे साथ एक ब्रेक के बाद भी मौजूद हैं हमारे पैनलिस्ट, और इस वक्त हम अनवर हाशमी और तारिक चौधरी साहब जो हैं उनसे चाहेंगे कि पंजाब की सियासत और इस वक्त पूरी जो सियासी मंजरनामा बनता हुआ है नजर आ रहा है, इसके ऊपर बात करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनकी मुलाकात हुई सहाफ़ियों से, और इस सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई उसमें एक बार फिर उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि किसी सूरत किसी को NRO नहीं देंगे। आज एक और अहम जुमला कि वजारत छोड़ दूंगा लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगा। अपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है, क्या वहां पे सूरत हाल देखी, आंखों देखा हाल जानेंगे। तारिक चौधरी साहब बताइएगा आज किस माहौल में ये गुफ्तगू हुई? देखिए, आज बुनियादी तौर पर तो कुछ मफाद आमा के जो बिल तैयार किए हैं हुकूमत ने, उसके वाले से ब्रीफिंग थी, जो ब्रीफिंग दी फरोग नसीम साहब ने, और वहाँ कुरैशी साहब भी मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर के बहुत से दीगर एडवाइज़र भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने उस ब्रीफिंग के बाद ज्वाइन किया था, और जब उन्होंने आके गुफ्तगू की तो गुफ्तगू जो थी बराह रास्त मुड़ गई उनकी तकरीरों की तरफ, और जो ख़ास तौर पे वो NRO के हवाले से बातें करते हैं। आज अगर वहाँ पर कोई 20 सवाल हुए होंगे तो 18 सवाल जो थे वो या तो NRO के बारे में थे, या फिर यह है कि उनकी हुकूमत की जो इक़्तिसादी परफॉर्मेंस है उसके बारे में थे। लेकिन आज उससे पहले कि ये बात करें कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ क्या कहा, आज बड़ी अजीब बात ये महसूस हुई कि तकरीबन 8 माह पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर कहीं बैठते थे या कोई ब्रीफिंग करते थे तो उनके इर्द गिर्द जो लोग होते थे उनमें से आज शायद एक आध भी हमें नज़र नहीं आया। पहले उनके इर्द गिर्द फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब और दीगर इलेक्टेड लोग होते थे। आज उनके दोनों तरफ जो 8 या 9 अफराद बैठे थे उसमें सिर्फ शाह महमूद कुरैशी जो है वो इलेक्टेड थे, या फिर ये है कि रिजर्व सीट पर आई हुई खातून मलाइका बुखारी थी। बाकी तमाम वो लोग थे जो या जिनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी था, या फिर ये है कि वो इनके एडवाइज़र थे और वो उन लोगों में शुमार होते हैं जिन्हें नॉन इलेक्टेड कहा जाता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, कैसे कहा, हस्बे मामूल प्राइम मिनिस्टर जो थे बड़ी दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, और उनके अज़म में और उनकी जो लहजा था उसमें कोई जो थी मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म का दफाई रवैया नहीं था। लेकिन एक बात बहरहाल मैंने महसूस की है, जो हो सकता है बाकी लोगों ने की हुए, कि आज वो खासे झुंझलाए हुए लग रहे थे। जब वो बातचीत करते थे तो वो बड़े पुरजोर अंदाज में इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल उनसे जो था उसका जवाब नहीं आया। सवाल उनसे ये किया जा रहा था बार बार कि उनसे NRO कौन मांग रहा है। किसी एक हमारे साथी ने खास तौर पर पूछा कि आपके एक वजीर ने कहा था कि 7-8 लोग उनसे NRO मांगने आए थे, तो वो कौन लोग हैं, तो उसका जवाब नहीं दिया। फिर उनसे ये भी कहा गया कि वो ये बात किसको सुनाते हैं बार बार कि मैं NRO नहीं दूंगा, तो ये किसको कह रहे हैं, इस बात का भी जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात उन्होंने बहरहाल आज बड़ी क्लियर की, उन्होंने कहा कि अपोजिशन जो है वो उन पर दबाव सिर्फ इसलिए डाल रही है कि वो करप्शन के जो केसेस हैं या जो करप्शन का फिनोमेना है उसका पीछा छोड़ दें। तो जो भी अभी बात आपने दोहराई, तो उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, करप्शन का पीछा नहीं छोड़ूंगा, और मैं इस बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा और ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं होऊंगा। इस मामले में तो आज बिल्कुल बात वाज़े हो गई। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अहम बात की, ख्याल ये था कि वो इस बात पे कुछ थोड़ा सा उनका शायद रवैया मादरत खाना हो कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द जो है या अपनी जमात में, अपने काबीना में ज़्यादा इलेक्टेड लोग और नॉन इलेक्टेड लोगों को क्यों रखा हुआ है। तो उस पर उन्होंने कहा बड़े ज़ोरदार अंदाज में कि जो बंदा जिस चीज़ का एक्सपर्ट होगा, जो बंदा जिस चीज़ का हेल होगा, वो इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने 5 साल के बाद जो है वो सर्विस डिलीवरी देनी है, लिहाजा हर वो शख्स जिसके बारे में समझेंगे कि काम कर सकता है उसको लेके आएंगे। एक और बात आखिरी, जिस तरह ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं गवर्नर स्टेट बैंक की, आज उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इशारा दिया था। उन्होंने कहा कि अगले चंद रोज़ में और बहुत सी तब्दीलियाँ भी मतवक्को हैं, वो काबीना में भी हो सकती हैं या किसी और तरीके से भी हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि तब्दीलियों का जो लहर है वो आज हम बात कर रहे हैं, अगले चंद रोज़ बल्कि अगले आने वाले दिनों में मज़ीद तेज़ी से हमें नजर आएंगी। ठीक है, अनवर हाशमी साहब, गो के वज़ीर आज़म जो है उनका अज़्म, उनका हौसला एक गैर मुतज़लज़ल करप्शन के खिलाफ उसको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी आज
थोड़े से वो झुंझलाहट का भी शिकार नजर आए, और जाहिर है कि आज वो तमाम लोग उनके साथ मौजूद नहीं थे, जो कि जैसे कि इस वक्त बताया चौधरी साहब ने। क्या कहेंगे, क्या क्या चीज आपके जहन में उभर रही है इस वक्त? देखिए, एक तो वही है कि रिपीट कर रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, कई मर्तबा कह चुके हैं। आपका प्रोग्राम खत्म होने वाला है, इसी बात को लिंक कर लें तो आपके सारे टॉपिक भी पूरे हो जाएंगे कि नून लीग के साथ क्या हो रहा है। असल तो इशू ये है कि ये नून लीग के साथ क्या हो रहा है, ये इमरान खान की बात के साथ लिंक करता है। अगर डील हुई है तो इमरान खान झूठ क्यों बोल रहे हैं, और अगर नहीं हुई तो ये शरीफ बरादरान पार्टी क्यों छोड़ते जा रहे हैं? इसकी क्या रीजन है? अगर जेल ही जाना है तो ओहदे क्यों छोड़ेंगे वो शरीफ बरादरान, वो शरीफ फैमिली जो लाहौर ग्रुप या अपनी खानदान के अलावा अहम ओहदे या किसी पे एतबार नहीं किया करते थे। हाँ। और आज आपको लग रहा है कि पूरा पंजाब राना सनाउल्लाह को दे दिया है। हाँ। और डेरा गाजी खान से जो है अवैस लगारी को सेक्रेटरी जनरल और अभी तक उनको जितनी भी इम्यूनिटी मिली है वो इन ओहदों की वजह से ही मिली है, चाहे वो गिरफ्तारी के हवाले से हो या वो प्रोडक्शन के हवाले से हो कौमी असेंबली के इजलास में। ये तो इन ओहदों की बरहूने मिन्नत ही है। जी, ये जो रातों रात हुआ है इसका मतलब है कि कल आपको मैंने पूरी न्यूज़ दे दी थी कि सबसे अहम जिम्मेदारी शायद खाकान अब्बासी को पहले मरले में दी जा रही है। तो सीनियर नायब सदर का मतलब है कि अभी कागजों में सदर नहीं बना रहे, सारी पार्टी शायद खाकान अब्बासी पे एतबार था, नवाज शरीफ और मरियम को उनके सपुर्द कर दिया है। मुख्तसर ये अभी ये कहता हूँ, और मरियम बीबी को जो इंडक्ट किया हाशमी साहब, मरियम बीबी को जो इंडक्ट किया, देखें उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आप पूरा स्टडी करें ड्राफ्ट तो आपको पता चले कि शहबाज शरीफ खुद जो है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर बन गए इस पार्टी में और कोई ओहदा नहीं है उनके पास। मरियम को, हमजा को, सबको टोकन के तौर पे जहां पे 6-6, 8-8 नैब सदूर होते हैं वहां पे इंडक्ट किया है। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आ रही है, हम चाह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हाशमी और साथ ही सलीम मुजीब अहमद और तारिक चौधरी साहब, आप तमाम हजरत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।